आप सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आप सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और जो लोग जुड़ चुके हैं वो क्लियर कर दें कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बढ़िया। आप लोग ये बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो आर्ट एंड कल्चर की अलग से कोई बुक लेकर पढ़ रहे हैं, जैसे कि नितिन सिंघानिया की? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आर्ट एंड कल्चर की बुक है? कितने लोग ऐसे हैं? आशु जी, आपका कमेंट पहुंच रहा है। जिनके पास नितिन सिंघानिया की बुक है, बढ़िया। देखो बेटा, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं इस बात के लिए फोर्स नहीं करता कि आप कोई ना कोई बुक लो। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते समय मैं आपसे नहीं कहता कि आप बुक लो ही, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी। कारण यह है कि आर्ट एंड कल्चर जो है थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा बुक पढ़ करके थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसको पढ़ करके, और एक बात याद रखना, कमीशन की डिमांड के अनुरूप पढ़ना है, क्वेश्चंस को समझ करके फिर पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद यदि आपने थोड़ा सा और मैटर अपने नोट्स में ऐड कर लिया तो बस ये समझ लीजिए कि उद्धार हो जाएगा। आप आर्ट एंड कल्चर में आश्वस्त हो जाएंगे कि हमको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को यहां पर बुक पढ़नी है। कारण यह है बच्चों कि बहुत से फैक्ट्स, वैसे तो जब मैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ क्लासेज लूंगा तो उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बहुत से फैक्ट्स बताऊंगा और वो आर्ट एंड कल्चर में भी काम आएगा, तो आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा यदि आपको और जानकारी मिल गई बुक से तो फिर आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। जानकारी कभी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके पास पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। आंसू लिख रहे हैं, सर कभी कभी मुझे लगता है एक प्रश्न आना है। बेटा, मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में भी अब मान के चलिए 5 से 7 प्रश्न आ गए। एक एक नंबर के लिए प्रारंभिक परीक्षा में फाइट करनी पड़ती है। कभी कभी, कई बार तो ये होगा कि आप इतने मार्क्स पा जाएंगे कि देखना ही नहीं होगा कट ऑफ कितना गया प्रारंभिक परीक्षा का, पर कभी कभी फाइट करनी पड़ती है। और प्रारंभिक परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं, और बच्चों वह प्रश्न सिर्फ सामान्य रूप से इतिहास पढ़ने वाला नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया, आपकी एक समझ बनती जा रही है कि कैसे कला एवं संस्कृति का विकास हुआ। आप बुक पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी कि सर ने ये बताया हुआ है, इसमें ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा के भी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी। याद रखना, टीचर का लेक्चर, क्लास नोट्स और इसके अलावा प्रामाणिक पुस्तकें यानी कि स्टडी मटेरियल अलग से, इतना यदि आप बार बार पढ़ते हैं और इस पर सोचते हैं, बच्चों बहुत कम समय में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बताना। कम से कम मटेरियल हो आपके पास, टीचर का लेक्चर हो, क्लास नोट्स हो, उसके बाद कुछ चुनिंदा पुस्तकें हो जो टीचर आपसे कहें कि ये ले लो, वही बार बार पढ़ो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, उसके बाद आप देखो आपका स्कोर कितना अच्छा होता है। और कम से कम समय में आप सिलेक्ट ना हुए तो बताना। प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? टीचर ने पढ़ा दिया, आपके पास क्लास नोट्स भी है, बुक भी है, उसके बाद भी आपको शांति नहीं है। किसी दोस्त का नोट्स दिख गया तो नहीं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसमें तो ये नया दिख रहा है,
किसी ने कहा ये वाली बुक मार्केट में बढ़िया आई, आपने दौड़ करके ले लिया। तो जब आप पुस्तकों का पहाड़ खड़ा कर लेंगे, सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे और उस पर आपकी कमांड ही नहीं होगी, तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे ना, तो प्रारंभिक परीक्षा में 4 विकल्प होता है प्रश्न का, और ऐसा विकल्प दिया जाता है कि सामान्य पढ़े लिखे लोगों को लगता है ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, इसमें से कौन सा किया जाए। मुख्य परीक्षा में यदि आपकी कमांड नहीं है पाठ्यक्रम पर, तो आप प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे ही नहीं रहे होंगे, आप प्रश्न की मांग को ही नहीं समझ जाएंगे, भटक जाएंगे। आपके पास बहुत ज्ञान है, आप उसको थोड़े में बांध ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब क्या निकला। इसीलिए कुछ लोग तैयारी करते करते विद्वान बहुत हो जाते हैं पर सिलेक्शन नहीं ले पाते, उसमें से कुछ फिर बाद में टीचर बन जाते हैं। तो याद रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए सटीक तैयारी करिए। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेटा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वैसे मैं बीएल ग्रोवर की बुक सजेस्ट करता हूं, बीएल ग्रोवर की। बेटा जब बार बार टीचर का लेक्चर देखोगे, नोट्स रिवीजन करोगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, खुद ही पता चल जाएगा कितने पानी में हो, खुद ही पता चल जाएगा कि नदी पार करने के लिए और कितनी मेहनत करनी है। बात को समझ रहे हैं। तो चलिए इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर बुक में तो बहुत चैप्टर्स हैं, वो कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ें। बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक, जैसे आपने एक टॉपिक उठा लिया और या छोड़िए, आप डायरेक्ट जो है मैटर मत पढ़िए, सीधा चले जाइए नितिन सिंघानिया की बुक के एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें भी सिर्फ आए हुए प्रश्न देखना, प्रारंभिक परीक्षा के भी, मुख्य परीक्षा के भी, और उसके बाद सोचना कि पढ़ना क्या है उस चैप्टर में, और मेरा लेक्चर याद कर लेना, फिर कुछ उसमें से पढ़ लो, काम बन जाएगा। आप बेस बनाइए मेरे लेक्चर और नोट्स का, इसके बाद प्रीवियस ईयर देखते हुए कुछ मैटर वहां से उठा लीजिए, इतने में बात बन जाएगी। पीटी क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है। देखो बेटा, यूपीएससी में आप कम से कम 55 प्लस क्वेश्चंस करो तब ठीक है, और स्टेट पीसीएस में 110 प्लस मिनिमम बता रहा हूं, इसके ऊपर जितना जाओगे आप एकदम से सुरक्षित हो। तो चलिए थोड़ा सा लिखिए। कल मैं आप लोगों को बता रहा था, ये मुगल कालीन कला एवं संस्कृति में आपको मैं मुगल कालीन चित्रकला बता रहा था। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला। बहुत लिखना है, लिखते रहिए, मुगल कालीन चित्रकला। और इसमें लिखिए सल्तनत कालीन चित्रकला का, सल्तनत कालीन चित्रकला का मुगल काल में शिवानी लिख रही हैं, सर मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व करती हूं, आपने जो नोट्स बनवाए हैं बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू बेटा, और यही सफलता का लक्षण है, जो प्रतिदिन प्रीवियस ईयर देखे कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करे। यकीन मानिए सबसे सॉलिड तैयारी वही कर रहा है। बहुत बढ़िया बेटा रोमा, वेरी गुड, वेरी गुड। धर्मेंद्र जी, बहुत दिनों बाद आपका कमेंट दिखा है। आप लोग जो लाइव क्लास के साथ जुड़े होते हैं, मुझे उनके नाम तक याद रहते हैं, तो कई दिनों तक यदि कोई गायब होता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं कुछ और क्लास लेने में बिजी होंगे या अन्य कार्यों में बिजी होंगे, और इस समय भी वीडियोस देख रहे होंगे, तो मेरी समझ में आ जाता है। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन को कैसे लिंक करें बेटा, थोड़ा सा जब पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो ये बात अपने आप समझ में आने लगती है। तो लिखिए
सल्तनत कालीन चित्रकला का मुगल काल में अत्यधिक विकास हुआ। अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में चित्रकला ने क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। योगेश बेटा, स्थापत्य की विशेषताएं तो मैंने लिखवा दिया था ना। स्थापत्य की विशेषताएं तो लिखवा दिया था, अब चित्रकला लिखना है। तो लिखिए, इस काल में चित्रकला ने क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। फिर लिखिए, हेडिंग डालिए आरंभिक चित्रकला। आरंभिक चित्रकला योगेश लिख रहे हैं नहीं हुआ। आप सभी लोग क्लियर करें, लास्ट क्लास में सबसे लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा था? लास्ट क्लास में सबसे लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा था? मुझे लगता है औरंगजेब के समय पर वो जो दक्षिण में ताजमहल वगैरह बना था, ये सब तो मैंने लिखवा दिया था। हाँ ठीक है, तो हो गया था बेटा। विशेषताएं तो मैंने साथ ही साथ लिखवा दिया था। ठीक है, तो लिखिए आरंभिक चित्रकला। इसमें हेडिंग डालिए बाबर। बाबर, और इसमें लिखिए चित्रकला में योगदान देने के लिए चित्रकला में योगदान देने के लिए बाबर के पास समय का अभाव था। अतः बाबर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में प्रगति देखने को नहीं मिलती। प्रगति देखने को नहीं मिलती। इसके बाद लिखिए हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं के बारे में लिखिए, हुमायूं का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। हुमायूं का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। देखो बच्चों, मेरी एक छोटी सी बात समझ लो। मैं आपको पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं, पर मेरा विशेष जोर है कि आपकी समझ बढ़ा दूं। मैं आपकी समझ बढ़ाने पर मैं विशेष जोर देता हूं। कारण यह है कि जो सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़े और ऐसे पढ़े कि बस पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया, ठीक ठाक जानकारी अर्जित कर ले, पर उसको एक एक टॉपिक की जानकारी है। वो कमीशन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर नहीं दे सकेगा। कारण यह है जो क्वेश्चंस आते हैं वो अप्लाइड होते हैं, कई टॉपिक से लिंक होते हैं, जिसको पाठ्यक्रम की भी जानकारी हो और उसकी समझ बहुत अच्छी हो, वही कमीशन द्वारा
पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यही कारण है कि मैं आपको पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं, पाठ्यक्रम कंप्लीट भी कराऊंगा, पर आपकी समझ बढ़ाने पर मेरा बहुत जोर होता है। आप समझिए कि वास्तव में कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं इतिहास में, किस काल की क्या विशेषता रही है, फिर आप जब अगला काल पढ़ते हैं उस काल में क्या परिवर्तित हो गया, क्यों परिवर्तित हो गया। जब आप कई बार ये सब सोचेंगे ना, तो आप देखना कि कम जानकारी के बावजूद आप बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। बच्चों, ये भी एक कला है। आप खूब पढ़ डालिए, एक एक सब्जेक्ट की 10-10 बुक पढ़िए, खूब जानकार हैं, उसके बाद भी आप प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपको कहां से नंबर मिलेगा। आप कम जानिए, सॉलिड जानिए, और ऐसा उत्तर दीजिए प्रश्नों का कि उसे पढ़ने वाला भी समझ जाए कि नहीं, बहुत जानकार व्यक्ति उत्तर दिया हुआ है। ये कला होती है। कई बार देखो, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से नहीं बोल पाता, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुतों को प्रभावित कर लेते हैं। अब जैसे देखो, नेताओं में यह विशेष गुण पाया जाता है, जानकारी कम होगी लेकिन बोलते बहुत प्रभावशाली हैं। तो थोड़ा सा नेताओं से सीखिए ना, बुराई अपनी जगह। भारत के लोग तो पशु पक्षी से सीख लेते थे, थोड़ा सा नेताओं से सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि जानकारी कम रखो, जानकारी पूरी रखो पाठ्यक्रम की, पर यह भी बात मान लो कि जीएस का पाठ्यक्रम ऐसा है कि कंप्लीट जानकारी हो ही नहीं सकती। कितना भी पढ़ लो, कमीशन प्रारंभिक परीक्षा से ही 50% फैक्ट्स ऐसे डालता है कि पता ही नहीं चलेगा कहां से डाला इन्होंने। अच्छा बच्चों, ये बताओ, कभी भी परेशानी जो आने वाली होती है ना, उसके बारे में पहले से पूरा आइडिया नहीं लगाया जा सकता, और परेशानी अचानक से आ जाएगी, आप उसका सामना कैसे करेंगे। जो व्यक्ति बहुत समझदार हो, गेस कर सकता हो कि परेशानी के क्या क्या पहलू होंगे, वही परेशानी का सामना अच्छे से कर सकता है। और याद रखना, कोई भी परेशानी आती है देश में, देश के किसी क्षेत्र में, सामना करने के लिए फ्रंट पे नेता नहीं खड़ा होगा बच्चों, ऑफिसर होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही शामिल होते हैं। अब सोचो, कमीशन कैसा व्यक्तित्व चाहता है आप में, कैसी समझ चाहता है आपकी। जो कुछ पढ़ते हो उसको आधार बनाकर बहुत कुछ समझ जाओ जो आपने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा। दुनिया में इतनी किताबें हैं, आपकी जिंदगी बीत जाएगी बच्चों, सारी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, पर जितना पढ़ो उस आधार पर अपने ज्ञान का को विस्तार दे दो। यह कमीशन की डिमांड है। इस बात को समझो, जितना पढ़ते हो उसको बार बार रिवीजन करो, फिर देखना आपका परफॉर्मेंस क्या होगा। और आंख बंद करके नहीं, प्रीवियस ईयर देखते हुए कि कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं नहीं कर पा रहा, कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा, मुझे और क्या पढ़ना है, सर ने इस टॉपिक में इतना लिखवाया हुआ है तो इस बुक में से क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्योंकि अगर टीचर ने बुक सजेस्ट किया मतलब उसमें से भी कुछ निकालना है। तो ऐसे में, अच्छा ठीक है मोनू बेटा, बेटा अगर ऐसे अनवांटेड फैक्ट कमीशन ना लाए तो आप लोगों के सामने वो चैलेंज कैसे क्रिएट करे। यही तो चैलेंज है, और इसी में पता चलता है कि कौन कितना बेहतर कंपटीटर है। इतनी कठिनाई के बाद कौन अपना सर्वोत्तम देकर के लोगों को पीछे छोड़ता हुआ सफल होने की क्षमता रखता है। यही तो चाहता है कमीशन। आपको क्या लगता है, आपको जो कुछ आता रहे वही कमीशन आपको दे दे प्रश्न बनाकर, और उसके बाद आप उसको ऐसे सॉल्व करते जाओ आंख बंद करके, फिर कमीशन वाले आप लोगों को बुलाकर आपका स्वागत करें कि देखो आप तो सिलेक्ट हो गए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ये लीजिए देश का महत्वपूर्ण पद अब आपके हाथ में, आराम से मस्त होकर के सैलरी उठाइए, जाकर के घर पे सोइए, आराम से नौकरी करिए, पेमेंट जाता रहेगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बहुत चैलेंज भरा पोस्ट होता है बेटा। तो शुरुआत से ही जो है आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा लिखिए। मुझे लगता है जो कुछ मैं कहना चाहता था आप समझ गए होंगे। वैसे भी जब मैं बताता हूं तो कुछ ज्यादा ही बता देता हूं, नहीं तो बोलता ही नहीं, सिर्फ पढ़ाता हूं, और जब बताता हूं तो कुछ ज्यादा ही बता देता हूं। तो अच्छा, आंसू बेटा मुझसे संपर्क करना, मैं बताऊंगा, या मेरे पास प्रश्न ही भेज देना कि सर मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो लिखिए यहां पर, हुमायूं का पूरा जीवन संघर्ष में बीता।
अतः वह भी चित्रकला के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं दे सका। चित्रकला के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं दे सका, किंतु हुमायूं की चित्रकला में रुचि थी। हुमायूं जब ईरान से वापस भारत आया, हुमायूं जब ईरान से वापस भारत आया दरअसल बेटा इसको शेरशाह सूरी ने भारत से भागने पर विवश कर दिया था, और जब ये भारत से भाग गया तो शेरशाह सूरी से लड़ने की योजना बना रहा था। पर शेरशाह सूरी कोई सामान्य व्यक्ति तो रह नहीं गया था। शेरशाह सूरी के पास बिहार था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र था, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जिसके पास उत्तर भारत का यह क्षेत्र हो, यूपी बिहार वगैरह, जहां पर खेती बहुत अच्छी होती थी, जनसंख्या बहुत अच्छी होती थी, उससे ताकतवर भारत में कोई दूसरा होता ही नहीं था। इतिहास गवाह है। तो शेरशाह सूरी को हराना कोई खेल तो था नहीं। फिर अब हुमायूं भटक रहा था, लोगों से मदद मांग रहा था, पर जब अपने पास कुछ नहीं होता तो कोई मददगार भी नहीं मिलता। हुमायूं के अपने भाई थे, भाइयों ने भी सपोर्ट नहीं किया। तब हुमायूं भाग करके गया ईरान, और ईरान के जो शासक थे बच्चों, वो सिया थे। हुमायूं सुन्नी था, और आप लोग तो जानते हैं सिया और सुन्नी में बड़ा मतभेद होता है। वर्तमान समय में पाकिस्तान में कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि सिया बम लेकर के सुन्नियों की मस्जिद में जाकर उसे फोड़ देते हैं, और सुन्नी सियाओं की मस्जिद में जाकर वहां बम फोड़ देते हैं। इस समय तो ऐसी घटना थोड़ा कम सुनने को मिल रही है, वरना ऐसा बहुत होता था। सिया और सुन्नी में बड़ी लड़ाई हुई है। तो जो ईरान का शासक था, बेटा आंसू प्रीलिम्स के क्वेश्चन मुझे प्रीलिम्स कराने दीजिए, तब आप लोग कर ले जाएंगे। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं, जब मैं प्रीलिम्स कराऊंगा ना तो वो आप समझ जाओगे, फिर आपका जो कल्चर वाला सिलेबस है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, जो कल्चर वाला पोर्शन है और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है और मैं विशेष योजना के तहत पढ़ाता हूं। अभी आप तुरंत कुछ बातें नहीं समझ रहे होंगे, पर जिस दिन मैं इतिहास का पाठ्यक्रम कंप्लीट कर दूंगा आप बहुत कॉन्फिडेंस में होंगे। इस बात को देखिएगा आप लोग। हाँ बिल्कुल, यूपी पीसीएस का फॉर्म बिहार वाले भर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। यूपी भी आजकल जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के टॉप कर रहे हैं, तो मौका बहुत अच्छा है। बेटा वो इतिहास रच देगा, वो बस ये समझ लीजिए इस समय उसका कद जो है जैसे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का था, कुछ ऐसा हो जाएगा, और लोग उसके गुरु चाणक्य को भी ढूंढने लग जाएंगे। किसने पढ़ाया भाई कि हिंदी मीडियम में यह लड़का फर्स्ट रैंक लेके आया? सर्वे जी। वापस आए सर, अच्छा रिपीट कर दूं। तो मैं ये बोल रहा था कि हुमायूं, हाँ तो फारस के शासक ने कहा ईरान के हुमायूं से कि आप सिया धर्म स्वीकार कर लो और भारत में जाकर के सिया धर्म का प्रचार करो, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, सुन्नी छोड़ दो, सुन्नी संप्रदाय। तो हुमायूं ने सिया धर्म स्वीकार कर लिया और ईरान की सेना लेकर भारत आया। फिर शेरशाह सूरी के वंशज थे, फिर से हुमायूं अपना राज्यपाट फिर वापस ले लेगा, लेकिन क्या है ना कि बाद में फिर मुगल सुन्नी ही हो जाएंगे, तो सिया नहीं रहेंगे। लिखना हुमायूं जब ईरान से वापस भारत आया तो वह अपने साथ 2 चित्रकार लाया था। अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद और मीर सैयद अली। थैंक यू बेटा दीपक, लेकिन ऐसा साबित करना पड़ेगा आप लोगों को भी। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इतनी मेहनत हो जाए और बच्चों को ऐसा प्रेरित कर दें कि वो बहुत कम समय में सफल हों।
स्टूडेंट्स के नाम से टीचर का नाम जुड़ा होता है। तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब सोचो, चित्रकार ईरान के हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ईरानी चित्रकला का भारत में प्रसार होगा? भारत में ईरानी शैली में चित्र बनेंगे और भारत के लोग भारतीय शैली में बनाएंगे। अब ये ईरानी शैली और भारतीय शैली, दोनों शैलियों का समन्वय हुमायूं का महान बेटा करेगा, नाम होगा अकबर। अकबर जो है इस्लामिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति का गजब का जो है समन्वय किया था, तो चित्रकला के मामले में भी यही करेगा। और आप लोग देखिएगा, जो ईरान के चित्रकार थे वो ज्यादातर युद्ध से संबंधित चित्र बनाते थे, युद्ध, शिकार। और जो भारतीय चित्रकार थे इनका संबंध धर्म से होता था। अब पहले से ही आप लोग देख रहे हो, गौतम बुद्ध का चित्र बना दिया है ना, और भी चित्र बना दिया जो धर्म से संबंधित होगा। तो दोनों शैलियों का समन्वय होगा अकबर के समय में। तो लिखिएगा, इन दोनों चित्रकारों ने खानदान ए तैमूरिया की रचना की। बिल्कुल सर्वेश जी, खानदान तैमूरिया की रचना की। अब हेडिंग डालना अकबर। हाँ बिल्कुल बेटा, हुमायूं सुन्नी था। बिल्कुल थे, बहुत पहले से थे सिया लोग। सिया सुन्नी तो आरंभ से ही भारत में रहे हैं। लिखना अकबर। अकबर के काल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। हेडिंग डालना चित्रकला के प्रकार। फर्स्ट लिखिए स्तंभ चित्रकारी। स्तंभ चित्रकारी डैश करके इस प्रकार के चित्र दीवारों पर, इस प्रकार के चित्र दीवारों पर बनाए जाते थे। इस प्रकार के चित्र दीवारों पर बनाए जाते थे। अकबर के काल में हिंदू एवं मुस्लिम चित्रकारों ने फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर, फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर बड़ी संख्या में चित्र बनाए गए। दूसरा लिखिए पांडुलिपि चित्रकारी। ये चित्र पहले कागज पर बनाए जाते थे। ये चित्र पहले कागज पर बनाए जाते थे, फिर इन कागजों को
फिर इन कागजों को पुस्तक का रूप दे दिया जाता था। पुस्तक का रूप दे दिया जाता था। इसी को पांडुलिपि कहते थे। इसी को पांडुलिपि कहते थे। फिर लिखिए, अकबर के काल में महत्वपूर्ण ग्रंथों की चित्रकारी की गई। अकबर के काल में महत्वपूर्ण ग्रंथों की चित्रकारी की गई। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों की भी रामायण महाभारत आदि ग्रंथों की भी चित्रकारी हुई। इसको स्पष्ट करिए, स्पष्ट सेंटेंस नहीं है ये। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं, रामायण महाभारत की कथाओं से संबंधित। रामायण महाभारत की कथाओं से संबंधित चित्रकारी की गई। अब हेडिंग डालिए, छवि चित्रकारी। हेडिंग डालिए, छवि चित्रकारी। बेटा, जब मैं आपकी समझ बढ़ा देता हूं इतिहास विषय समझने के लिए, तो आप लोग किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कितना भी घुमा कर रहे, कमीशन कैसा भी प्रश्न करे, हर प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आप लोग होते हो। यदि आपकी समझ ना बढ़ाया जाए तो फिर समस्या होती है। इसीलिए मेरा प्रयास यह होता है कि आपकी समझ ऐसे बढ़ा दूं और इतिहास को ऐसे पढ़ाऊं कि इस बीच में से कोई भी प्रश्न आ जाए वो आप लोग समझते रहें। इससे बाहर का प्रश्न हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ाता ही ऐसे हूं कि आपकी समझ ऐसी होगी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आप होंगे। और वैसे भी किसी की समझ जब बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसके लिए सब आसान हो जाता है। फिर लिखिए, छवि चित्रकारी। लिखना, छवि चित्रकारी भारत में यूरोपीय लेकर आए थे। छवि चित्रकारी भारत में यूरोपीय लेकर आए थे। भारत में इसे लाने का श्रेय पुर्तगालियों को प्राप्त है। पुर्तगालियों को प्राप्त है। फिर लिखना, अकबर कालीन चित्रकला की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, चित्र सामूहिक प्रयास से बनने लगे। अर्थात एक ही चित्र के अलग अलग अंग
अलग अलग चित्रकार बनाते थे। फिर लिखना, चित्रकला की ईरानी शैली एवं भारतीय शैली का विकास हुआ ईरानी शैली के अंतर्गत युद्ध एवं शिकार से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। जबकि भारतीय शैली के चित्र धर्म से संबंधित होते थे। भारतीय शैली के चित्र धर्म से संबंधित होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर का मानना था कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने की विशेष क्षमता होती है। जब वह चित्र बनाता है तो उसे अपनी सीमा का ज्ञान हो जाता है। उसे अपनी सीमा का ज्ञान हो जाता है। उसे यह पता चल जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, किंतु इस चित्र में जान नहीं डाल सकता। अकबर का मानना था कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने की विशेष क्षमता होती है। जब वह चित्र बनाता है तो उसे अपनी सीमा का ज्ञान हो जाता है। वह जानता है या वह समझ जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, किंतु चित्र में जान नहीं डाल सकता। जान नहीं डाल सकता। लिखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अकबर के दरबार में अनेक चित्रकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ। अकबर के दरबार में अनेक
इसका अर्थ समझ में नहीं आया आप लोगों के, मुझे लगा कि आप लोग समझ जाएंगे। बेटा जब चित्रकार चित्र बनाता है, सेम टू सेम चित्र बना दे, किसी व्यक्ति का, पशु पक्षी का सेम टू सेम चित्र बना दे, बढ़िया रंग वगैरह भर करके हु बहू जैसा सामने वाला दिखता वैसा चित्र बना दे, पर उसमें जान नहीं डाल सकता, तो यहां से उसे समझ में आ जाएगा कि ईश्वर कितने शक्तिशाली होते, कितने समर्थ होते हैं। वो ना सिर्फ बनाते हैं लोगों को, प्राणियों का निर्माण करते हैं, बल्कि उनमें प्राण भी डालते हैं, जान डाल देते हैं। तो ये चित्रकार ही समझ सकता है, क्योंकि एक चित्रकार बड़ी लगन से चित्र बनाता है, वो बहू बना देगा, सब कर देगा, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता वो। तो इसीलिए जो है अकबर का ऐसा अनुमान है, अकबर का ऐसा अनुमान है कि चित्रकार के पास विशेष क्षमता होती है ईश्वर को समझने की। नहीं नहीं, बढ़िया बेटा रोमा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिखना, कहते नहीं कि बड़ा जीवंत चित्र है, तो चित्रकार की सीमा वही है, उसमें जीव नहीं डाल सकता, वो जान नहीं डाल सकता, जीवंत चित्र बना सकता है, उसको जीवित नहीं कर सकता। जीवित कौन कर सकता है? सिर्फ ईश्वर। ईश्वर भी तो कलाकार ही है ना। देखिए ना कैसे हमारे भारत के लोग इमोशनली गाते हैं, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से। तो ईश्वर, कहानी में सुने हैं कि राजा एक चित्र में जान डाला था, ऐसा कहानियों में ही होता है बेटा, ऐसा मूवी में ही होता है कि पाकिस्तान में घुस करके और आतंकवादियों को मार करके अपने लोगों को लेकर के चले आओ। तो मूवी में तो बहुत कुछ होता है और कहानियों में भी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लिखना, अब हेडिंग डालिए जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। जहांगीर की चित्रकला में विशेष रुचि थी। जहांगीर की चित्रकला में विशेष रुचि थी। वह दावा करता था एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी।
तो लिखिए इसमें, जहांगीर यह दावा करता था कि वह चित्र देखकर, कि वह किसी भी चित्र को देखकर यह बता सकता है किसी भी चित्र को देखकर यह बता सकता है कि चित्र के अलग अलग अंगों को किन चित्रकारों ने बनाया है। चित्र के अलग अलग अंगों को किन चित्रकारों ने बनाया है। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में, जहांगीर के काल में पांडुलिपि चित्रकारी पर विशेष कार्य नहीं हुआ। इस काल में पांडुलिपि, इस काल में पांडुलिपि चित्रकारी का एकमात्र उदाहरण तुजु के जहांगीरी है, तुजु के जहांगीरी है। जहांगीर के काल में छवि चित्रकारी का, छवि चित्रकारी का अत्यधिक विकास हुआ। जहांगीर के काल में छवि चित्रकारी का अत्यधिक विकास हुआ। जहांगीर ने एक चित्रकार बिशन-दास को ईरान भेजा था, बिशन-दास को ईरान भेजा था। बिशन-दास, बिशन-दास ईरान के शाह, ईरान के शाह और उसके अमीरों का चित्र बनाकर लाया था, चित्र बनाकर लाया था। जहांगीर के समय में सर्वाधिक चित्र प्रकृति, सर्वाधिक चित्र प्रकृति कौमा पशु पक्षी, प्रकृति कौमा पशु पक्षी आदि से संबंधित बनाए गए ख्वाजा मंसूर, ख्वाजा मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था।
ख्वाजा मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। और फिर लिखिए जहांगीर के काल में दैवीय राजत्व का भी चित्रण होने लगा। दैवीय राजत्व का भी चित्रण होने लगा। अर्थात बादशाह के सर के पीछे, अभी समझ जाएंगे, लिखिए, अर्थात बादशाह के सर के पीछे आभा मंडल निर्मित किया जाने लगा। जैसे कभी महात्मा बुद्ध के सर के पीछे आभा मंडल होता था, तो बादशाह के सर के पीछे या बादशाह के चित्र के साथ आभा मंडल निर्मित किया जाने लगा। आभा मंडल निर्मित किया जाने लगा। फिर लिखिए, दरअसल ये प्रकृति के बड़े शौकीन थे, नेचर के बड़े शौकीन थे, तो इनके काल में पशु पक्षी प्रकृति से संबंधित चित्र ही बने। यही कारण है कि जब अंग्रेजों को प्रभावित करना था जहांगीर को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो है व्यक्ति था थॉमस रो, वो जहांगीर से व्यापार के लिए कुछ छूट चाहता था, सहयोग चाहता था। तो जहांगीर को प्रभावित करने के लिए वो चित्र लेके आया था, और वह चित्र जो है प्रकृति से संबंधित था। जहांगीर उस चित्र को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ था, और बाद में उसने अंग्रेजों को जो है बड़ी छूट दी कि भारत में मुगल साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में वो अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। बेटा, अकबर के बारे में जब मैं लिखवा रहा था कि उसके दरबार में अनेक चित्रकारों को संरक्षण प्राप्त था, मुझे लगता है वहां मैंने किसी चित्रकार का नाम नहीं लिखवाया, तो वहां आप ऐड कर लीजिए, दसवंत एवं बसावन अकबर काल के चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन, दसवंत एवं बसावन अकबर के काल के चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के काल के चित्रकार थे। मैंने बोला था पशु पक्षी और प्रकृति से संबंधित चित्र बनाए गए। ख्वाजा मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था, यही बोला था मैंने। ख्वाजा मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। बहुत बढ़िया बेटा दीपक, वेरी गुड। तो यहां पर लिखिएगा, अब पैराग्राफ चेंज करके अब देखो, जहांगीर के बाद बच्चों शाहजहां है, और आप लोग जानते हैं शाहजहां का काल स्थापत्य के लिए जाना जाता है। उसने स्थापत्य का अत्यधिक निर्माण करवाया, चित्रकला में उसकी विशेष रुचि नहीं थी, है ना। तो और उसके बाद आया औरंगजेब का समय, तो औरंगजेब तो चित्र को बिल्कुल नहीं पसंद करता था, वो कट्टर था धर्म को लेकर के। यहां तक कि ये जो अकबर की कब्र है बच्चों आगरा में, तो अकबर की कब्र पर चित्रकारी थी, जहांगीर ने उस चित्रकारी को ही पुतवा दिया। और पता नहीं क्यों अकबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जो अन्य सभी मुगल शासकों से कहीं अच्छा था दिल का।
और सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी के साथ हुआ है मृत्यु के बाद तो अकबर के साथ हुआ। उसकी कब्र के चित्र को पुतवा दिया औरंगजेब ने, उसकी कब्र को जाटों ने तोड़ दिया और हड्डियां तक निकाल करके अकबर की जला दी गई। अब सोचो, आज भी देखो कई बार ऐसा लगता है जो इंसान अच्छा होता है ना, उसको परेशान करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। जो इंसान अच्छा होता है दिल का, उसे लोग बेवकूफ समझते हैं। वर्तमान समय में भी बहुत झेलता है, लेकिन हां, जहां बात सम्मान की आती है, जहां बात नाम की आती है, वहां अच्छे व्यक्ति की चमक अलग ही होती है। उसका नाम भीड़ से कहीं बाहर पहचाना जाता है। झेलना जरूर पड़ता है। बच्चों, मुझे याद है मैं 7वीं क्लास में था, 7वीं क्लास में था, 7th क्लास में, और उस समय मेरे स्कूल में रामलीला का प्रोग्राम हुआ, तो मुझे लक्ष्मण का रोल दिया गया। और लक्ष्मण के रोल में मुझे जो है सामना करना पड़ा अपने ही गुरुजी का, जो परशुराम के रोल में थे। अब बड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि अब नॉर्मली टीचर का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जब बच्चा छोटा होता है तो और ज्यादा करना पड़ता है। वो नेचर होता है, करता है बच्चा, संस्कार है हम लोगों का। लेकिन आप सोच के देखो, मुझे अवहेलना करनी थी, अपमान करना था परशुराम का, और सामने परशुराम के रूप में मेरे टीचर। पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे बड़े बड़े चैलेंज मिले। कई बार मैं सोचता हूं कि मेरे साथ ही क्यों, कभी कभार कुछ ऐसे भी काम मिल जाए जो करने में थोड़ा आसान हो, लेकिन हमेशा मुझे बड़ा चैलेंज मिला। मैं लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहा था, मुझे आज तक याद है कुछ लाइन जो मुझे बोलनी थी। दरअसल संगीतमय रामलीला हो रही थी। मुझे याद है कुछ लाइन उसमें ऐसी थी कि मुनि जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। अब देखो, बात में बहुत दम है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो और क्रोध चढ़ आया है, सबसे पहले वे बोल पड़े इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप, शिवधनुष हम ही ने तोड़ा है। और उसी बीच में एक लाइन और थी, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। ये लाइन मुझे बोलनी थी, मैंने बोली और आज तक मुझे याद है। मेरा 7th क्लास बेटा रहा होगा, 2003 में हाई स्कूल हुआ था मेरा, उसी हिसाब से घटा दो। 2002 में 9th हो गया, 2001 में 8th हो गया। इस सन 2000 की बात है। 2000 मतलब इस समय अब से 22 वर्ष पहले, 22 वर्ष पहले जो है 2000 में मैं 7वीं क्लास में था। 2003 में हाई स्कूल हुआ, 2005 में फिर जो है इंटर हुआ, 2008 में ग्रेजुएशन किया, 2010 में पीजी हुआ, 2012 का बीएड हूं, उसके बाद फिर नेट जेआरएफ निकाला। तो इसी तरीके से, तो कहने का आशय ये है कि कुछ इसी तरीके की लाइन बोली थी। और कई तो बहुत ज्यादा मतलब उग्र होकर बोलना था। वो बार बार फरसा दिखा रहे थे परशुराम जी, तो उसमें बोलना था कि अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुठल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह है, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। मतलब ऐसा ऐसा बोलना था किसी सामान्य व्यक्ति को क्रोध आ जाए। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाएं, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाएं। मतलब कुछ ज्यादा ही बोलना पड़ा था बच्चों। तो यहां पर जो है लिखिए, आप क्या लिख रहे थे? हाँ, औरंगजेब ने चित्रों को मिटवा दिया था। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में, तो अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं मैं 2-3 साल का था। अच्छा, कुछ लाइन उसमें बच्चों राधे श्याम तर्ज में बोलनी पड़ती थी। नहीं ऐसा हुआ नहीं। बड़ी प्रशंसा मिली थी मुझे, बहुत प्रशंसा मिली थी कि अच्छा मैंने रोल प्ले किया था। कुछ लाइन उसमें जो है ये
राधे श्याम रामायण की तर्जमी बोलनी पड़ती थी। राधे श्याम रामायण थोड़ा सा संगीतमय है, तो जैसे उसमें एक सीन ये हुई थी कि जब वो रावण सीता जी का हरण करने आया था, तो उसने अपने मामा को भेजा था ना कि सोने का मृग बन करके जाओ, और सोने का मृग बन करके जब जाना था तो फिर भगवान राम उसके पीछे गए। तो वो जो राक्षस था उसने चाल चली थी कि भगवान राम ने उसको मारा तो जोर जोर से चिल्लाया भैया लक्ष्मण करके, कि लक्ष्मण जी भी आ जाएं। तो जब कोई साथ में रहेगा नहीं तो फिर सीता जी का अपहरण कर लेगा रावण, ऐसा होना था। तो सीता जी ने क्या किया कि लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ भैया तुम्हारे बुला रहे हैं। मैं आपको 2 लाइन उस तर्जमे बताता हूं, आज मुझे थोड़ा सा बचपन की याद आ गई, बस 1 मिनट डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं। तो कुछ तर्जमे बोलना होता था, साथ में तबला वगैरह ढोल ये सब होता था। तो अब सीता जी कह रही थी कि लक्ष्मण भैया जाओ, तुम्हारे भैया दुख में हैं, उनकी मदद करो। अब मुझे जो बोलना था बड़ी गजब की लाइन होती थी, ऐसे बोलना होता था। मैं आपको सुनाता हूं। किसकी मजाल है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा। इसके बाद फिर ढोल वगैरह बजने लगती थी, बड़ा गजब का लगता था। अब लाइन में कितना दम था कि किसकी मजाल है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा। तो बड़ा मजा आया था बच्चों, कई महीनों तक मैंने वो डायलॉग रटे थे। और आपको बताऊं, क्योंकि लक्ष्मण का रोल बहुत लंबा था, जितने पात्र थे बच्चों के सबको पर्दे के पीछे से बोलना पड़ता था, बेटा अगली लाइन ये है, अगली लाइन ये है। और जब मैं बोलता था तो पर्दे के पीछे वाले पीछे रह जाते थे, मेरा सेंटेंस अगला होता था। पूरा का पूरा संवाद ही रट गया था। मैं शुरू से अंत तक सारा संवाद मेरी जुबान पर था, रटने में बहुत तेज था, शायद इसीलिए इतिहास का मास्टर बन गया। इतना रटा था बच्चों, मैंने इतिहास को इतना रटा था कि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, और दिक्कत ही नहीं होनी थी। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ऑप्शनल ही हटा दिया गया, है ना। तो लिखिए, यहां पर छोड़िए, समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, शाहजहां के काल में चित्रकला के क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई। बिल्कुल बेटा प्रवेश, यही तो चैलेंज था। तो यहां पर लिखना, चित्रकला के क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई और औरंगजेब चित्रकला का विरोधी था। अतः चित्रकला का मुगल शासकों के अंतर्गत पतन हो गया। थैंक यू बेटा रोमा, पतन हो गया। फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, इसके पश्चात चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। इन शैलियों पर मुगल चित्रकला
का प्रभाव था? चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, इन पर मुगल चित्रकला का प्रभाव था। फिर लिखिए नेक्स्ट स्लाइड में, राजपूत चित्रकला। लिखिए राजपूत चित्रकला और इसमें लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट, गुजराती शैली का प्रभाव, इस पर गुजराती शैली का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शैली का प्रभाव। मुगल शैली का प्रभाव। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रामायण एवं महाभारत से संबंधित चित्र बनाए गए। अनेक चित्र बनाए गए। फिर लिखिए नेक्स्ट स्लाइड में, चित्रों में नायक एवं नायिका, चित्रों में नायक एवं नायिका के वर्णन पर बल। नायक एवं नायिका, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, नायक एवं नायिका पर बल। सौंदर्य रस, श्रृंगार रस लिखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता। नेक्स्ट पॉइंट, राजपूत कला के अंतर्गत, राजपूत कला के अंतर्गत अनेक शैलियां विकसित हुई, जैसे कि जयपुर शैली, अजमेर शैली, जयपुर शैली, अजमेर शैली, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी कोटा शैली, बूंदी कोटा शैली, बीकानेर शैली आदि, बीकानेर शैली आदि। जब मुगल शासक कला को संरक्षण नहीं दे रहे थे तो जाहिर सी बात है फिर क्षेत्रीय स्तर पर कला का विकास हुआ। कलाकार चले गए अलग अलग क्षेत्र में, फिर वहां पर वो चित्रकला करेंगे तो क्षेत्रीय स्तर पर चित्रकला का विकास होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बल्कि हेडिंग डालिए, किशनगढ़ शैली। हेडिंग डालना है किशनगढ़ शैली, ब्रैकेट में जयपुर के पास, जयपुर के पास। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए ये राजपूत शैली का विकास था। लिखना है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली और इसमें लिखिए यह राजपूत शैली का विकास था। इसके संस्थापक सावंत सिंह थे। इसके संस्थापक सावंत सिंह थे। और फिर लिखिए
सावन सिंह की प्रेमिका बनी ठनी थी, बनी ठनी थी, ये नाम है इनका। इनको ऐसे ही माना गया है जैसे राधा जी, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था वैसे ही प्रेम इसमें माना गया है। ये लोग राधा कृष्ण के उपासक थे और चित्र में राधा कृष्ण की प्रधानता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, इनकी प्रेमिका बनी ठनी थी। ये राधा कृष्ण के बड़े उपासक थे। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाया गया है। और राधा कृष्ण से संबंधित अनेक चित्र, राधा कृष्ण से संबंधित अनेक चित्र निर्मित किए गए हैं। राधा कृष्ण से संबंधित अनेक चित्र निर्मित किए गए हैं। फिर लिखिए मधुबनी शैली। मधुबनी शैली इसमें लिखिए मधुबनी शैली में दो प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। एक लिखिए स्तंभ चित्रकारी। स्तंभ चित्रकारी ये चित्र डैश करके, ये चित्र दीवारों पर बनाए जाते थे। ये चित्र दीवारों पर बनाए जाते थे। फिर लिखिए आर्यन चित्रकारी। इसमें चावल को कूटकर, चावल को कूटकर फिर उसमें पानी अथवा रंग, हाँ मधुबनी से संबंधित है, उसमें पानी अथवा रंग मिलाकर उसमें पानी अथवा रंग मिलाकर घर के आंगन में एवं चौखट के बाहर चित्र बनाए जाते थे। ये आर्यन चित्रकारी है, यही लिख रहे हैं आर्यन चित्रकारी। घर के बाहर, चौखट के बाहर चित्र बनाए जाते थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अब कपड़ों पर भी मधुबनी चित्रकारी,
की जाने लगी है। अच्छा, चंदन जी मधुबनी से हैं, बढ़िया। तो मधुबनी चित्रकारी की जाने लगी है। अब बेटा देखो, ये कुछ चित्रकलाएं हैं और भी है इसमें, जैसे पहाड़ी शैली है ना, उसमें किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, छोटी मोटी बातें और हैं। पर मैं चाहता हूं कि जो आप बुक पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। अचानक से मैं बहुत सारे फैक्ट्स बता दूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा और बातें समझ नहीं पाएंगे आप। तो इसीलिए मैं एक साथ सब कुछ नहीं बता रहा, बल्कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा आपकी जानकारी बढ़ाता जाऊंगा। और थोड़ी सी हेल्प आप बुक से ले लेना, फिर बात बन जाएगी। तो यहां पर लिखिएगा, अब हेडिंग डालिए साहित्य, मुगल कालीन साहित्य। और मुगल कालीन साहित्य में लिखिए, अच्छा मोबाइल के कवर पर भी बनते हैं, बढ़िया। नहीं बेटा, आज लास्ट क्लास नहीं है, अभी तो मैं मध्यकाल का जो है पढ़ा रहा हूं, कला और साहित्य। अभी आधुनिक काल में हमें कुछ लेक्चर लेने हैं, आधुनिक काल के बारे में बताना है, फिर थोड़ा सा नृत्य संगीत की बात करनी है, तब जाके कंप्लीट होगा। शाहजहां के काल में चित्रकला के क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई, यही बोला था मैंने जय जी। तो ऐसे में अच्छा, अगर इसकी इमेज भी दिखाता, आज तो मैं इमेज लाया नहीं, नेट पे सर्च करना आप लोग। तो यहां पर लिखिएगा, अब मुगल कालीन साहित्य, इसमें लिखना स्टार्ट करिए। मुगल शासकों के पास अपार संसाधन था, मुगल शासकों के पास अपार संसाधन था। उन्होंने अधिक संख्या में विद्वानों को संरक्षण दिया। हां बेटा चंदन, पहले दीवारों पर ही बनाते थे, तो अधिक संख्या में विद्वानों को संरक्षण दिया। इन विद्वानों द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना की गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कुछ मुगल शासकों की लेखन में विशेष रुचि थी। उन्होंने स्वयं पुस्तकें लिखी, उन्होंने स्वयं पुस्तकें लिखी। लिखिए, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखा। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखा। मैंने बोला था बेटा कि मुगल कालीन शासक या मुगल शासकों के पास अपार संसाधन था। उन्होंने अधिक संख्या में विद्वानों को संरक्षण दिया, जिनके द्वारा पुस्तकों की रचना की गई। और फिर मैंने बोला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कुछ मुगल शासकों की लेखन में
विशेष रुचि थी। हाँ बेटा साहित्य है, ये साहित्य है। तो कुछ मुगल शासकों की लेखन में विशेष रुचि थी, उन्होंने स्वयं पुस्तकें लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखा, तुजु के बाबरी लिखा। जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखिए, जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजु के जहांगीरी लिखा, तुजु के जहांगीरी लिखा। नेक्स्ट लाइन में मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अच्छा नाम लिख दूं, तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में था। और फिर है तुजुक ए जहांगीरी, ये फारसी भाषा में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कुछ मुगल शासक अपने काल में घटित घटनाओं को लिखवाने में रुचि रखते थे। इससे इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन मिला। गुलबदन बेगम ने, लिखते रहिए इसी में, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा लिखा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। मोतमिद खान ने इकबाल नामा, मोतमिद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा। फिर लिखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा लिखा।
इन सब में उस काल की घटनाएं लिखी गई हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। फिर लिखिए, इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। खफी खान ने औरंगजेब से छिपकर मुंतखब उल लुबाब लिखा। औरंगजेब को पुस्तकों में भी रुचि नहीं थी, ये विरोधी था पुस्तक लिखने, मतलब हर चीज का विरोधी ही था। चित्रकला नहीं की जा सकती, नाच गाना पुस्तकें लिखना सबका विरोधी, सब पर रोक लगा दिया था। और इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी धर्म के त्योहार वगैरह पर भी प्रतिबंध था। तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही जो है ये एक्शन के मूड में थे। तो लिखना, खफी खान ने औरंगजेब से छिपकर मुल्तखब उल लिवाब लिखा। वस्तुतः हेलो यहां पर लिखना, खफी खान ने औरंगजेब से छिपकर मुल्तखब उल लिवाब लिखा। वस्तुतः औरंगजेब ने विद्वानों के पुस्तक लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। विद्वानों के पुस्तक लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोनू लिख रहे हैं, फिर भी इतना काल तक शासन कैसे किया? बेटा, जो पेड़ जितना मोटा होता है ना, उसे काटने में उतना ही समय लगता है। औरंगजेब ने ये पेड़ बहुत मोटा कर दिया था, इतना मोटा कर दिया था कि इसको आसानी से काटा ही नहीं जा सकता था। लंबे समय तक विद्रोह हुए और मुगल शासक कमजोर पड़ने लग गए, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। तो पेड़ को काटते 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 कमजोर कर दिया गया। और एक समय जब पेशवा हुए बाजीराव बल्लाड़, तो बाजीराव बल्लाड़ कहा करते थे कि ये पेड़ खोखला हो चुका है, यदि इसके जड़ों पर एक प्रहार किया जाए तो पेड़ गिर जाएगा। और वो जड़ें थी दिल्ली। आपने सुना होगा कि पेशवा बाजीराव बल्लाड़ ने दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाई थी, वही मस्तानी वाले पेशवा बाजीराव मस्तानी। खफी खान ने औरंगजेब से छिपकर मुंतखब उल लुबाब लिखा। औरंगजेब ने विद्वानों द्वारा पुस्तकें लिखे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने कितने भाइयों की हत्या की थी? 3 भाइयों की बेटा, 4 भाई थे कुल ये औरंगजेब को मिलाकर। औरंगजेब किसी पर विश्वास नहीं करता था, खुद पर ही विश्वास करता था। इसको लगता था कि एक मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। खुद को बेहतर समझना अच्छी बात है, पर खुद को ही बेहतर समझना गलत बात है। ऐसा जितने लोगों ने सोचा है, तो उसके बाद उनके वंश की, उनके साम्राज्य की कहानी ही खत्म हो गई। जैसे अभी सोचो, वर्तमान समय में मोदी जी हैं और मोदी जी ये सोचते भाजपा पार्टी के कि मैं अकेला काफी हूं, मेरे अलावा भाजपा में किसी नेता का कद बड़ा हो ही ना, कोई मेरे आसपास तक ना फटक सके। तो मोदी जी के बाद भाजपा का अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई ढंग का नेता होता ही नहीं।
पार्टी ही खत्म हो जाती। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ढंग का मुगल शासक हुआ ही नहीं और इस साम्राज्य का पतन होने लग गया। अपने लड़के को मरवा दिया था, अपनी बेटी को जेल में डाल दिया था, बहुत कुछ किया था इसने। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में गए मोदी जी? हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है तो आजकल जो है सब लोग टहल ही रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, मुगल शासकों द्वारा पुस्तकों का अनुवाद भी कराया गया, पुस्तकों का अनुवाद भी कराया गया। इसमें लिखिए, अकबर ने आगरा में अनुवाद विभाग लिखना, अकबर ने अनुवाद विभाग, आगरा में अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। जिसका प्रमुख फैजी नाम का विद्वान था, जिसका प्रमुख फैजी नाम का विद्वान था। फिर लिखिए, अकबर के काल में रामायण एवं महाभारत जैसी पुस्तकों का अनुवाद किया गया। रामायण एवं महाभारत जैसी पुस्तकों का अनुवाद किया गया। इन पुस्तकों का अनुवाद अब्दुल कादिर, इन पुस्तकों का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इन पुस्तकों का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मुगल शासकों के काल में भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ, भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ। अकबर के काल में ही भारतीय भाषा, अकबर के काल में ही रहीम दास ने हिंदी में दोहे लिखे, स्वयं अकबर ने बीरबल, अकबर ने महेश दास को, महेश दास ऑब्लिक बीरबल, बीरबल को कविप्रिय, कविप्रिय की उपाधि दी थी, कविप्रिय की उपाधि दी थी। अब हेडिंग डालिए धर्म, धर्म। और इतना लिख करके रुक जाइए।
आप सभी लोग अपने अपने हथियार रखकर क्लास में मेंटली प्रेजेंट होकर कमेंट में यस लिखें। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो बच्चों, क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का विकास होता रहेगा। अकबर जैसे शासक अन्य धर्मों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचेंगे, लेकिन मैं यहां बात करने वाला हूं एक बहुत बड़े आंदोलन की, और वो था भक्ति आंदोलन। वो था भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन हाँ ठीक है सतीश जी, बिल्कुल अब यही होगा, अब यही होगा। तो शुभम जी बिल्कुल वोट डालने आना है, वोट डालने आना है। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा प्रबंध कर दे कि भारत के किसी भी कोने में रह रहे लोग अपने क्षेत्र में जब वोट पड़ रहा हो तो भी वोट डाल सकें। अब इतना ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है कि ये सब करवा देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो रहा। जब वोट पड़ता है उस समय घर जाना और फिर वहां से आना तो काफी समय लगता है, काफी समस्या भी होती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसा जो है करना पड़ता है, करना भी चाहिए। वोट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वोट ना देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं निभा रहे। आंसू लिख रहे हैं आप किसे वोट देंगे? बेटा ये वोट जो है ना वो गुप्त होता है, ये शो नहीं किया जाता। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि मिसयूज ना हो। हाँ वही ऑनलाइन वोटिंग वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए, लेकिन किया ही नहीं जा रहा। भारत वाले बहुत पीछे रहते हैं कुछ मामलों में, जल्दी कुछ करना ही नहीं चाहते। तो जबरदस्ती नहीं बेटा, जैसे सपोर्ट लिया जा सकता है। मान के चलो जो दिल्ली में रह रहा है तो 2-3 प्लेस अलॉट कर दिए गए, वहां पर सिक्योरिटी या वहां पर फोर्स उपलब्ध करा दी गई। अब कैफे वगैरह है, वहां पर लोग जाएं, आधार से सबकी पहचान लिंक है, हर व्यक्ति फिंगरप्रिंट वगैरह लिंक होता है, तो वहां से उसकी पहचान हो जाए, फिर वोट डाल सके। तमाम तरीका है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा भक्ति आंदोलन की। दरअसल इस समय मुगल तो थे ही, बट इसी समय की बात है, इसी समय की बात है। देखो बेटा, मैं यहां पर किसी पार्टी का नाम तो ले नहीं सकता, लेना भी नहीं चाहिए। बस इतना कह सकता हूं कि उसी पार्टी को वोट दो जो राष्ट्रवादी हो, उसी पार्टी को वोट दो जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, उसी पार्टी को वोट दो जिनके बारे में लगे कि नहीं ये देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, ये जाति संप्रदाय और इन सबके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन नहीं करेंगे। उसी पार्टी को वोट देना चाहिए। वह पार्टी जो सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद देश का खाए नहीं, उसके मंत्री भ्रष्टाचार कर करके पैसे अपने घर ना ले जाएं, बल्कि जनता का जो पैसा जाता है वो देश के विकास के लिए लगे, लोगों को सही समय पर न्याय मिले। अब वो कोई भी करे, अब वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा कौन ये कर सकता है, उसी को वोट देना चाहिए। भारत में समस्या ये है कि कुछ लोग पार्टी से बंध गए हैं कि हम भाजपा के, हम कांग्रेस के, हम इस पार्टी के, और ये लोग जो है ना ये राजतंत्र में ही ठीक थे। फिर क्या मतलब है? जब फिक्स है कि राजा यही होगा तो राजतंत्र ही ठीक था। फिर लोकतंत्र लाने के लिए जो लाखों लोगों ने जान गंवाई है, आज जो आप लोगों को अधिकार है, कुछ भी बोल देते हो कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमको मौलिक अधिकार है, आपको पता है इसके लिए कितने लोगों ने जान दी और वो कितने योग्य थे?
वरना जब राजा होता था ना तो आवाज ऊंची होती थी तो इंसान को कुचल दिया जाता था। आप लोग तो उस दौर में रहे ही नहीं, हम लोग तो उस दौर में रहे ही नहीं। ये जो आज जनता को अधिकार मिले हैं ना, इसके लिए लोगों ने प्राण गंवाए, और जिन्होंने प्राण गंवाए वो इस भरोसे पर गंवाए कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां देश को आगे ले जाने वालों को सत्ता सौंपेंगी। अब आप पार्टी से चिपक जाओ, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, संबंध के नाम पर, फिर तो समस्या है। लेकिन इतना सोचता कौन है? कर्तव्यों के बारे में भारतीय कम विचार करते हैं, अधिकारों के बारे में तो समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाएंगे, हमको ये अधिकार है, हमको ये अधिकार है। कर्तव्यों की तो कोई बात ही नहीं करता। तो चलिए यहां पर जो है, नहीं वैसे इंडिविजुअल आप लोग सामने होते तो मैं बता देता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकता कि मैं इन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे सही नहीं लगता, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। बाकी मेरे बात विचार से तो लोग समझ ही जाते होंगे कि किनका सपोर्टर मैं हूं। लेकिन जिसका सपोर्ट करो, अगर वो गलत करे तो जरूरत पड़ने पर उसका विरोध भी करो, ये होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में जब मुगल थे भारत में, बच्चों जब शुरुआत में मुगल शासक आए हैं, जैसे बाबर आया तो धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था। उसके काल में देखो अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, हजारों हिंदुओं को मारा गया। अब ये सब जो हो रहा था, भारत के बहुत से लोग बच्चों लंबे समय से देख रहे थे, ये सब फेस कर रहे थे। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी समस्या, जो लोग भारत में आएंगे वो धर्म के नाम पर एकता दिखाएंगे और हिंदुओं को टार्चर करेंगे, प्रयास करेंगे कि हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया जाए। और हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या कि वो धर्म के मामले में धर्म के नाम पर एक नहीं होते थे, वो बटे हुए थे, जाति के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। बच्चों मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं कि जातिवाद जब था तो बाद में जातिवाद के विरोध स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म आया। उन्होंने जातिवाद का काफी हद तक विरोध किया, सभी जातियों को अपने धर्म में शामिल किया। और जब कट्टरता, रूढ़िवादिता हिंदू धर्म को, ब्राह्मण पंथ को पीछे ले जा रही थी, तो बाद में आपने देखा कि हिंदू धर्म में भी थोड़ा सा भक्ति का प्रभाव बढ़ा। किसी भी जाति के लोग कि संप्रदाय में आ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। आपने यह भी देखा कि जरूरत पड़ने पर भारत में तंत्रवाद का प्रभाव बढ़ा, नाथ पंथ का प्रभाव बढ़ा। और तंत्रवादी तो किसी भी जाति को स्वीकार करते थे कि कोई भी निचली जाति है तो आ जाओ हमारे साथ, महिलाएं हैं, अगर ब्राह्मणों ने रोक रखा है धार्मिक कार्य करने से तो हमारे साथ आओ, आप तंत्रवाद का सपोर्ट करो, तंत्रवाद में शामिल हो जाओ। नाथ पंथ का महत्व आपने देखा था। बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में जो नाथ पंथ है वो फैलता चला गया। अभी क्या है कि ऐसे में जब मुस्लिम शासक हिंदुओं को टार्चर कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्र में लोगों को टार्चर कर रहे थे, इसी काल की बात है, कुछ ऐसे भारत में संत लोग थे जो अपने अपने धर्म का, अपने अपने पंथ का प्रचार कर रहे थे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार क्लियर कर दें, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में अपने अपने तरीके से लोग धर्म का प्रचार कर रहे थे। अच्छा बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया है कि कुछ लोग ब्रह्म के उपासक थे और उनका यह मानना था कि मतलब मूर्ति पूजा मत करो, ब्रह्म की उपासना करो, बस मूर्ति पूजा का विरोध। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रह्म को भी मानते थे और मूर्ति पूजा का भी सपोर्ट करते थे, जैसे कि शंकराचार्य। अभी क्या है कि ऐसे में
दो तरह के लोग आए, भक्ति भावना वाले, एक सगुण एक निर्गुण। निर्गुण सगुण में क्या है कि जैसे इसमें ईश्वर का अवतार माना जाता है, भगवान राम भगवान कृष्ण, ये सगुण उपासक हैं। ये निर्गुण उपासक हैं, मतलब ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म का कोई अवतार वगैरह नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। अब बच्चों अपने अपने तरीके से दोनों जाति प्रथा का विरोध करते थे। जैसे निर्गुण में कबीर हैं, कबीर जाति प्रथा के बहुत बड़े आलोचक। गुरु नानक थे, वो अलग से कोई धर्म नहीं शुरू करना चाहते थे। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। बस उन्होंने धर्म को थोड़ा सा सादा किया, आडंबर मुक्त बनाया। पर एक अच्छी बात है, ये जो भक्ति संत हैं बच्चों, ये जो भक्ति भावना वाले हैं, क्योंकि ये जाति प्रथा का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये लोगों में एकता की भावना भर रहे थे। बहुत ध्यान से बात को समझो कि गुरु नानक ने अलग अलग जातियों को एक साथ बैठा करके उनको भोजन कराया, लंगर व्यवस्था। आज भी आप गुरुद्वारे में चले जाओ, सब बैठ करके भोजन करो, जाति का कोई मतलब नहीं। गुरु नानक ने लोगों में एकता की भावना भरी कि लोग एक हो जाओ, जाति के नाम पर बटे मत रहो। आने वाले समय में आपको महाराष्ट्र में दिखेंगे समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने भी क्या किया कि जाति विभाजन को ना मानते हुए सभी जातियों को एक साथ आने के लिए कहा, सभी को भक्ति भावना से जोड़ा। बच्चों समर्थ गुरु रामदास जो महाराष्ट्र में एक्टिव थे, उन्होंने लोगों को एक पहचान दे दी, मराठा। उनको एक पहचान दी, एक प्रकार की भक्ति भावना से लोगों को जोड़ा, एक प्रकार की धार्मिक भावना से लोगों को जोड़ा, और जाति की पहचान को पीछे छोड़ते हुए कि सब जो है धर्म के नाम पर एक रहो, जाति प्रथा ये सब मत मानो। अब सोचो सिख भी एक होंगे, कोई जाति का विभाजन नहीं है। महाराष्ट्र के मराठा एक होंगे, कोई जाति का विभाजन नहीं है। और क्योंकि इस काल में मुगल शासक अत्यधिक शोषण करते थे, बहुत जगह पर हिंदुओं को टार्चर किया जाता था, आने वाले समय में आप देखना कि ये जो एकता की भावना है, जाति विभाजन को पीछे छोड़कर एकता की भावना है ना, ये शक्तियां एक होकर के मुगल शासकों को कड़ी टक्कर देंगी। ये जो सिख हैं, आने वाले समय में सिख जिनमें एकता की भावना थी, एक होकर के मुगलों को टक्कर देंगे। आने वाले समय में मराठा, जिनकी एक पहचान बन जाएगी मराठा, कोई जाति वगैरह का विभाजन नहीं, यह मराठा कड़ी टक्कर देंगे मुगलों को। इसका कारण यह है बच्चों कि अब के जो संत हैं वो धर्म को अलग और राजनीति को अलग करके नहीं बता रहे हैं, दोनों में सामंजस्य है। ईसाई धर्म दुनिया में तेजी से क्यों फैला? क्योंकि वहां धर्म और राजनीति एक थी। शासक शासन करता है, साथ ही साथ धर्म का प्रचार भी करेगा। इस्लाम धर्म तेजी से क्यों फैला? क्योंकि शासक शासन भी करता था, राज्य पर कब्जा करता, धर्म का प्रचार प्रसार भी करता। धर्म राजनीति एक थी। हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं था। भक्त हो तो घर में भजन करो, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, धर्म का प्रचार नहीं। अरे धर्म का प्रचार मत करो, धर्म की रक्षा तो करो। कौन सा सिख तलवार लेकर के जाएंगे, लोगों से कहेंगे सिख बन जाओ? कौन सा मराठा तलवार लेकर के लोगों को कहेंगे आओ मराठा बन जाओ? या हमारे धर्म को मानो आप, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए तो एक हो जाओ। बहरहाल परिस्थिति अनुसार इंसान सीखता है, और जहां का इंसान सीखता है उसी की अपनी पहचान होती है, उसी का अपना सम्मान होता है। महाराष्ट्र के मराठा आज भी शिवाजी के नाम पर सम्मान पाते हैं। सिख आज भी अपना विशेष महत्व रखते हैं, पर हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो पाया। भारत में बहुत अधिक संख्या में जो हिंदू थे, उनमें आज भी विभाजन बना हुआ है।
इन दोनों क्षेत्र में क्या हुआ कि लोग एक हो गए। आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को राजनीतिक शक्ति बना दिया। चाहे वो कभी शिवाजी कहेंगे कि हमको स्वराज हासिल करना है, जो समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे, और चाहे वो सिख कहेंगे कि हम हार नहीं मानेंगे, भले हमको 1.25 लाख से एक को लड़ाना पड़ जाए। यह भक्ति भावना थी। बच्चों, कहने का आशय यह है कि इस समय भक्तिवाद का प्रसार होगा। यह भक्ति आंदोलन है जो कहीं न कहीं सामाजिक आंदोलन का भी रूप ले लिया। अकबर के ही काल में थे तुलसीदास, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस में उन्होंने, आप देखिए, जाति का जो विभाजन था जाति के नाम पर हिंदुओं में, कहीं न कहीं उसके खिलाफ बोला। वो विभाजन समाप्त करने के लिए लिखा उन्होंने कि एक निम्न जाति महिला थी सबरी, एक राजा के पुत्र थे भगवान श्री राम, उनको बेर खिलाना था तो जूठे करके बेर लाई थी, पहले टेस्ट करके लाई थी बेर मीठा है कि नहीं, और वह बेर उन्होंने राम जी को दिया, राम जी ने खाया। और आप इंसान की बात क्या छोड़ते हो, बात करते हो। इंसान तो ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है इंसान। उससे पीछे आते हैं पशु पक्षी जीव जंतु। भगवान राम ने बंदरों का सहयोग लिया, भालुओं का सहयोग लिया, पशु पक्षियों का सपोर्ट लेकर के उन्होंने अन्यायी का खात्मा किया। जो भारत के लोग पशु पक्षियों तक के साथ सिंपैथी रखते थे बच्चों, वो जाति के नाम पर कब इंसान इंसान से भेद करने लग गया। सोच करके देखो, जहां के लोग पेड़ पौधे तक से प्यार करते थे, पशु पक्षी तक से प्यार करते थे, वहां इंसान इंसान के बीच कैसा विभाजन, कैसी दूरी। इतना बेहतर था सनातन धर्म, ये कमियां आई कहां से। और चलो आई, तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसको दूर करने के लिए बड़ा प्रयास किया गया। इस काल में बच्चों बहुत से संत हुए। चैतन्य महाप्रभु हुए थे उधर ये बंगाल में, बंगाल साइड में, और उन्होंने संकीर्तन को बढ़ावा दिया। खूब कीर्तन भजन करो मंदिरों में। अच्छा, ये जो संत आप देख रहे हैं, इन लोगों ने हालात से सीखा है। गुरु नानक इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद से प्रभावित थे, सूफियों से प्रभावित थे। जो सूफी गाना गाते थे कि इससे खुदा की प्राप्ति होती है, गुरु नानक प्रभावित थे उससे। वो हिंदू धर्म की ही शिक्षा दे रहे थे, उनका अलग से कोई धर्म नहीं था। बाद में उनके शिष्यों को ही सिख कहा जाने लग गया और सिख एक धर्म हो गया। पर उन्होंने सूफियों से सीखा था। गाओ, आज भी गुरुद्वारे में चले जाओ तो उधर भजन कीर्तन चलता रहता है। संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में संकीर्तन शुरू किया। बहुत से मुस्लिम भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बन गए, उन्होंने इस्लाम धर्म त्याग दिया। तो इस समय भक्ति आंदोलन का विकास देखा गया। इस काल में बहुत से संत हुए, अलग अलग तरीके से बच्चों उन्होंने कार्य किया, है ना। हालात ही ऐसे थे, करना पड़ा। लोगों ने हालात के हिसाब से फैसला लिया, और उनके कार्यों से भारत के लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। अब इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कुछ डाउट यहां तक, कुछ पूछना चाहते हैं? अब विस्तार से लिखवाऊंगा मैं भक्ति आंदोलन। कोई बात नहीं दीप्ति बेटा, अभी कम मार्क्स आए हैं तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। कम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं कि निगेटिव सोचा जाए, इसका मतलब है मेहनत किए जाने की आवश्यकता है, और मेहनत करिए आप। टेंशन तो तब होनी चाहिए जब आप मेहनत नहीं कर सकते। तो मेहनत करना तो आपके अपने हाथ में है। नहीं होगा बेटा, जरूरी नहीं कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं सब बुक में मिले, और जरूरी ये भी नहीं कि जो बुक्स में हो वो सब मेरे लेक्चर में मिल जाए। कुछ बातें वहां एक्स्ट्रा होंगी। थैंक यू बेटा सचिन। नहीं बेटा, एक पहचान थी सिख, बाद में धर्म के रूप में जाना जाने लगा, वरना शिष्य, गुरु नानक के शिष्य ही सिख कहे गए। शिष्य का बिगड़ा हुआ रूप है सिख। वो सब हिंदू हैं, मतलब हिंदू धर्म की ही बातें
मानते, हिंदू धर्म के ही तरीके से चलते थे। आज भी देखो सिख जो है हिंदू धर्म के सपोर्ट में बहुत तेजी से आते हैं। कभी भी हिंदू खतरे में हो तो सिख सपोर्ट में आ जाएगा। प्रयास कर सकते हो पूजा बेटा, ऑप्शनल में जो मैंने प्रश्न दिए हैं, आपके पास समय है तो लिखने का प्रयास करिए, इससे लाभ होगा। रामायण ज्यादा तुलसीदास जी का ही पढ़ा जाता है, और नहीं तो कुछ लोग वाल्मीकि का पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, हिंदू मराठा हिंदू ही थे, और ये मराठा ही होंगे जो कहेंगे हम पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बेटा कुछ सूफी भी थे जो काफी कट्टर थे, और ऐसे सूफियों से औरंगजेब भी प्रभावित था। चलिए ठीक है, फिर आज के लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।